नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून नगर निगम को अब QR कोड से हो सकेगा कूड़ा उठान शुल्क का भुगतान। जर्जर हाल भवनों को गिराने के लिए भी नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई। कोटद्वार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित की गई प्रदर्शनी। सूचना एवं प्रसारण विभाग के केंद्रीय संचार ब्यूरो की प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई विभाजन की त्रासदी। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई टिहरी में खेल विभाग ने आयोजित की क्रॉस कंट्री दौड़। डाइजर से बौराड़ी तक आयोजित दौड़ में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठान का भुगतान QR कोड के जरिए किया जा सकेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून नगर निगम में आने वाले निवासियों को QR कोड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी QR कोड लगाया जाएगा। जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को प्राप्त हो जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहेगी। इसमें सभी घरों को एक QR कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी QR कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगी उसका QR कोड स्कैन होगा। जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी। वहीं देहरादून में गिरासू भवनों के खिलाफ नगर निगम की ओर से जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 8 गिरासू भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 35 गिरासू भवनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अधिकांश मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिस वजह से समय लग रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज कोटद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें 1947 में देश के विभाजन के दौर को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय देहरादून के गोपी सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज की पीढ़ी जान सके कि उस समय की वास्तविकता क्या थी और लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा था। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने बताया कि अभी तक बच्चे केवल किताबों में विभाजन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जब उन्होंने उस दौर के चित्रों को देखा तो वो उस त्रासदी का शिकार लोगों का दर्द समझ सके। विभाजन की जो विभीषिका है उससे संदर्भित जो विभिन्न प्रकार के जो चित्र उस समय जो हमारे समाज ने जो कष्ट सहे हैं उन कष्टों को जो है दर्शाती हुई जो है ये चित्रावली है। इनके माध्यम से जो है बच्चे जो है इसको देख रहे हैं और बच्चे आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि क्या उस समय 1947 में हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के कष्ट झेले थे और उन कष्टों को देख करके जो उनके मन में जो संवेदनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। हमारे चारों ओर चित्र लगे हैं। इनमें हमें बताया जा रहा है कि जब विभाजन हुआ भारत का तो वो किसी भूमि के आधार पर ना होते हुए हमारे जो हिंदू मुस्लिम है इस आधार पर हमारा विभाजन हुआ। अंग्रेजों की साजिश थी कि वो भारत को तोड़े। भारत को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में मतभेद कराए। उस टाइम के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे अपने जिन्ना जी, उनको उन्होंने बहकाया और उन्होंने भारत के विभाजन के लिए अपना मुद्दा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। इसके बाद हम देख सकते हैं विभाजन के बाद बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग अपनी जान आज़ादी की कीमत के बदले अपनी जान चुकानी पड़ी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर रुद्रपुर में विगत शाम शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद भगत सिंह चौक से मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क तक यह मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के आयोजकों का कहना था कि देश की आज़ादी के वक्त 1947 में हमारे बुजुर्गों ने विभाजन की विभीषिका को सहन किया था। देश के बंटवारे के दौरान उन पर हुए अत्याचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जब उनको अपने अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया, कोई 1000 करोड़ वहाँ आदमी था, कोई लखपति था, कहीं सोना दबा के आए, कहीं महल छोड़ के आए। उनको लगता था कि हम 1-2 महीने बाद जब ये माहौल ठीक हो जाएगा तो घर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ के आतंकवादियों ने, आतताइयों ने हमारे बुजुर्गों को काटा। धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। 77 साल तक किसी ने याद नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो लोग हमें कोई विस्थापित कहता था, कोई रिफ्यूजी कहता था, लेकिन मोदी जी ने नाम दिया
कि ये लोकतंत्र सेनानी है, इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। हरिद्वार में आज शहीद दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। हर वर्ष 14 अगस्त को अमर शहीद जगदीश वत्स की स्मृति में जिला प्रशासन शहीद दिवस का आयोजन करता है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान करता है। आपको बता दें कि शहीद जगदीश वत्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी इमारतों पर देश का झंडा लहराने के दौरान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने कहा कि जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हर वर्ष फ्रीडम फाइटर्स के जितने उत्तराधिकारी बल्ला एकत्रित होकर यहाँ पे शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं और जितने हमारे स्टूडेंट आके एक गवाह के रूप में रहते हैं। तो आज ये लगभग 82वां शहीद दिवस हम लोगों ने आज मनाया है। जिन लोगों ने, जिस परिवार के बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद करने में, हमें आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उनको हम लगातार याद करें और उनको अच्छी श्रद्धांजलि दें। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूषण विद्यालंकार ने कहा कि उनके पूर्वज भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान जेल गए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरे परिवार के 8 आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी परदादी फ्रीडम फाइटर थी, मेरे 3 दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरी दादी फ्रीडम फाइटर थी, मेरी माँ, मेरे पिता, हम सब के सब 8 आदमी फ्रीडम फाइटर थे। और सारे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि 4 पीढ़ियां लगातार जेलों में रही हों। और मेरा स्वयं जन्म भी बरेली जेल में हुआ था और स्वयं सरोजिनी नायडू जो जिन्होंने मुझे गोद खिलाया था वहाँ जेल में, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था। मैं उसके बाद गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर से रिटायर्ड हुआ हूँ। टिहरी जिला खेल कार्यालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। नई टिहरी के डाइजर से बोराड़ी तक आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ में जिला मुख्यालय नई टिहरी के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बालक व बालिका वर्ग में आयोजित दौड़ को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि टिहरी जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। सभी सरकारी भवनों को सजाया जा रहा है। कल स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी में सामूहिक ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 13 तारीख से 15 तारीख तक जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम है और साथ ही कल हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम जनपद में आयोजित किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज यहाँ पर एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बालक और बालिकाओं द्वारा विभिन्न ग्रुप्स के उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं। सब जगह ध्वजारोहण किया जाएगा। घर घर और सरकारी कार्यालय आवासों में जगह जगह हम लोग हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही कल जो सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम है वो प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। आगामी 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे है। इसे जोर शोर से मनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज में आदित्य L1 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्पेस की जानकारी साझा की जा रही है। 23 अगस्त तक नैनीताल और हल्द्वानी के कई स्कूलों में सेमिनार आयोजित करके बच्चों को स्पेस की विस्तृत जानकारी देने के साथ ही सूर्य पर शोध की जरूरत, आदित्य L1 की कार्यप्रणाली आदि पर भी चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगस्त 23 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कहा गया है। और ये पहला नेशनल स्पेस डे है जब चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम जब सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर 2023 में उतरा था, तो उसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया था और ये पहला स्पेस डे है। तो इसके चलते हम एरीज में भी काफ़ी सारी गतिविधियां कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष में मिशन है
जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसी के ऊपर में तो ये क्यों लॉन्च किया गया, आदित्य L1 मिशन काम कैसे करता है, किस तरीके से उससे डेटा मिलता है, उस डेटा का हम क्या करेंगे, कैसे विश्लेषण किया जाएगा। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।